नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है आमों का टोकरा। कहानी पसंद आई मित्रों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं कहानी। खजाने के सारे बाबू जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की पहुंच बड़े साहब तक भी है, इसलिए वे सब उसका आदर करते थे। प्रतिमाह वह अपनी पेंशन के कागज भरने और रुपया लेने के लिए खजाने में आता तो उसका काम इसी कारण जल्दी जल्दी कर दिया जाता था। 50 रुपये उसको अपनी 30 वर्ष की मेहनत के सबब प्रतिमाह सरकार की ओर से मिलते थे। प्रतिमाह 10-10 के 5 नोट वह अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुराने वजह के लंबे कोट की अंदर की जेब में रख लेता। चश्मे में से खजांची की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखता और यह कहकर, यदि जिंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की ओर चला जाता। इस समय मुंशी करीम बख्श की आयु 65 से ऊपर थी, परंतु जवानी की तरह उसके बुढ़ापे में भी उसमें किसी प्रकार का अंतर न दिखाई देता था। पेंशन के रुपए लेकर छोटे जज साहब के कमरे के पास आकर वह अपने आने की सूचना दिलवाता। छोटे जज, जो अपने स्वर्गीय पिता के स्थान पर हाल ही में जज हुए थे, उसको देर तक बाहर खड़ा न रखते, तुरंत बुला लेते और काम छोड़कर उससे बातें शुरू कर देते। कहिए मुंशी जी, कहिए, मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मजे में बीत रही है। मेरे योग्य कोई सेवा? आप मुझे शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायक कोई हुक्म हो तो कहिए, आपकी दया है। फिर बड़े जज साहब की स्मृति में करीम बख्श पुरानी बातों का तांता लगा देता और बातें होते होते मुंशी करीम बख्श के आमों के बागों की चर्चा भी होने लगती। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी को प्रसन्न करने के लिए वे प्रतिमा उसको याद करा दिया करते थे। मुंशी जी, देखिए, इस मौसम पर आमों का टोकरा भेजना ना भूलना। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें से तो केवल 2 ही मेरे हिस्से में आए थे। कभी वे 3 हो जाते थे और कभी 4 और कभी केवल 1 ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता। हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है? जैसे ही फसल तैयार हुई मैं तुरंत आपकी सेवा में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए, 2 हाजिर कर दूं? ये बाग किसके हैं? आप ही के तो हैं। कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते, मुंशी जी, आपके बाग कहाँ हैं? दीनानगर में हुजूर। अधिक नहीं है, केवल 2 है। उसमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो उनका बंदोबस्त करता है। जून की 2 तारीख को मुंशी जी मई की पेंशन लेकर जज साहब के कमरे में पहुंचे और बोले, दीनानगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चेप नहीं आया। जैसे ही चेप आ गया और फल पककर तैयार हो गए, मैं तुरंत पहला टोकरा लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस बार ऐसे अच्छे आम होंगे कि आपका मन मगन हो उठेगा। मलाई और शहद के घूंट ना हो तो मेरी जिम्मेदारी। मैंने तो लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा विशेष रूप से जल्दी पहुंचे। 10-15 दिन आपको और बाट देखनी पड़ेगी। छोटे जज साहब ने धन्यवाद दिया और मुंशी जी ने अपनी छतरी उठाई और प्रसन्नचित घर लौट आए। घर में उसकी विधवा बहन और पत्नी थी। मुंशी जी के कोई और औलाद न थी, परंतु इनका भी 50 रुपयों में निर्वाह नहीं होता था। इसी तंगी के कारण उसकी पत्नी के सारे गहने इन 8 वर्षों में हौले हौले बिक गए थे। जज साहब के बाद दूसरे नंबर पर एक रिटायर अफसर थे। इनसे मुंशी करीम बख्श की भेंट प्रतिदिन सुबह कंपनी बाग में होती थी। बाग की सैर के बीच में मुंशी जी और रिटायर अफसर की खूब छनती थी। सुपरिटेंडेंट अपनी बहादुरी की चर्चा करते करते करीम बख्श के आमों के बागों की चर्चा भी करने लगते। मुंशी जी, कहिए, अब की बार फसल कैसी रहेगी? डिप्टी साहब, पिछली बार चूंकि आम बहुत हुए हैं,
इसलिए यह फसल कुछ कमजोर ही रहेगी। पिछले साल तो जो आपने आम भिजवाए थे बहुत अच्छे, बहुत मीठे थे। अब की बार भी हाजिर कर दूंगा हुजूर, पहले से भी बढ़ चढ़कर। इस आदमी को भी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। आमों की फसल पर बूढ़ा करीम बख्श जवान बन जाता। डिप्टी साहब और जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता था कि 20-25 साल का जवान आदमी भी क्या करेगा। बड़े ध्यान से टोकरे खोले जाते थे, उनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी और सड़े गले दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नई टोकरी में गिनकर डाले जाते थे। आम निकालते और टोकरे में डालते समय मुंशी जी की बहन और उसकी पत्नी के मुंह में पानी भर जाता, पर वे दोनों चुप रहती। बड़े बड़े सुंदर आमों का ढेर देखकर उनमें से कोई यह कहे बिना नहीं रह सकती थी, क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाए? तो मुंशी जी से यह उत्तर मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या जरूरत है। यह सुनकर वे चुप हो जाती और अपना काम करने लगती। सदा की तरह इस बार भी आमों के 2 टोकरे आए। गले सड़े दाने अलग किए गए। जो अच्छे थे उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी देख रेख में गिनवाकर नई टोकरे में रखवाया। 12 बजे से पहले पहले यह काम समाप्त हो गया और दोनों टोकरों को नल वाली कोठरी में ठंडी जगह पर रखवा दिया गया, जिससे आम खराब न हो सके। उधर से निश्चिंत होकर दोपहर को खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में लेट गया। जून के आखिरी दिन थे। इतनी गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थी। वह गर्मियों के दिनों में नल वाली कोठरी में चटाई बिछाकर सोया करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आती थी। परंतु अब की उसमें 2 बड़े बड़े आमों के टोकरे पड़े थे। उसको गर्म कमरे में जो भट्टी बना हुआ था 6 बजे तक समय बिताना था। आमों के टोकरों को नल की कोठरी में रखवाकर जब वह गर्म कमरे में लेटा तो पंखा झलते झलते एकदम उसका सिर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसको ऐसा जान पड़ा कि उसकी सांस उखड़ रही है। इस तरह के दौरे उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए उसका दिल कमजोर था। परंतु ऐसा जबरदस्त दौरा कभी पहले नहीं पड़ा था। सांस लेने में उसे बड़ी दिक्कत जान पड़ी। सिर बहुत जोर से चकराने लगा। घबराकर उसने आवाज दी और अपनी पत्नी को बुलाया। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी और बहन दोनों दौड़कर अंदर आई। दोनों जानती थी कि उसको इस तरह के दौरे क्यों पड़ते हैं। तुरंत उसकी बहन ने पड़ोसी से डॉक्टर को लाने को कहा, जिससे सुई लग जाए। परंतु कुछ ही मिनट में मुंशी करीम बख्श की अवस्था बहुत बिगड़ गई। उसका दिल डूबने लगा। वह चरपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी पत्नी और बहन रो रही थी और पास पड़ोस के आदमी इकट्ठा हो रहे थे। बहुत कोशिश की गई कि उसकी अवस्था ठीक हो जाए, परंतु सफलता नहीं मिली। डॉक्टर के आने से पहले ही मुंशी जी अपने जीवन की आखिरी सांस लेने लगे। बड़ी कठिनाई से करवट बदलकर एक पड़ोसी से जो चारपाई के पास बैठा था डूबती हुई आवाज में कहा, तुम लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। उसकी पत्नी और बहन कमरे में रह गई। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी जी ने संकेत से अपनी पत्नी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम को डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठरियों पर जरूर पहुंच जाने चाहिए, नहीं बड़े बड़े खराब हो जाएंगे। इधर उधर देखकर फिर उसने बहुत हौले से कहा, देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, मेरी मृत्यु के बाद भी किसी को आमों का भेद मालूम ना हो। किसी से ना कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को बेचते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दीनानगर में हमारे बाग है, बस। और देखो जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब और डिप्टी साहब को जरूर खबर कर देना। कुछ देर बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मृत्यु का समाचार लोगों ने डिप्टी साहब और छोटे जज साहब तक पहुंचा दिया, परंतु वे दोनों कोई जरूरी काम और मजबूरियों के कारण जनाजे में शामिल ना हो सके। अभी आपने सुनी शहादत हसन मंटो की लिखी कहानी आमों का टोकरा। कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और कौन कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं ये भी अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।